हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर एंड वेलकम टू माय चैनल। और बेटा, इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12 की अगली बुक विस्टास, और देखेंगे इस बुक का सबसे पहला चैप्टर जो कि है द थर्ड लेवल। इस चैप्टर को लिखा है जैक फिने ने, और इस चैप्टर में जैक फिने ने बात की है टाइम ट्रेवल, एस्केपिज्म जैसे थीम्स की। नाउ इन सेंट्रल थीम्स का मीनिंग क्या होता है और किस तरीके से इन थीम्स को स्टोरी के थ्रू जैक फिने ने हमें समझाने की कोशिश की है, ये सब हम अच्छे से जानेंगे। ट्रस्ट मी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को क्या करना है, वेल यू नो द ड्रिल। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। बेटा खूब शेयर कीजिए इस वीडियो को, जितना हो सके उतने स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं सभी नोट्स और पीडीएफ शेयर करती हूँ। इसके अलावा जो भी सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं, वो भी आपको मिल जाते हैं। सो मेक श्योर यू ज्वाइन दैट। एज आई सेड, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो अब हम जल्दी से बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। ऑलराइट बच्चा, तो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और सबसे पहले जान लेते हैं जैक फिने के बारे में, जिसने इस चैप्टर को लिखा है। नाउ जैक फिने इज अ वेरी फेमस अमेरिकन राइटर, जिनके पीस ऑफ राइटिंग्स का मेन जॉनर हुआ करता था साइंस फिक्शन, थ्रिलर या फिर टाइम ट्रेवल। मतलब मेजरली वो इसी जॉनर की बुक्स या नॉवेल्स लिखा करते थे। हमारा ये जो चैप्टर है उसके अंदर जो जॉनर है वो है टाइम ट्रेवल। यानी इस चैप्टर का जो प्रोटैगनिस्ट है, जिसका नाम है चार्ली, चार्ली इस चैप्टर में टाइम ट्रेवल कर जाता है। वो टाइम ट्रेवल कैसे होता है वो हम इस चैप्टर को पढ़कर समझते हैं और सीखते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। देखिए, the presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two, but I say there are three. Because I have been on the third level of the Grand Central Station. Now, किस मुद्दे पर ये चर्चा शुरू हुई है? बेसिकली एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, यानी एक मेट्रो स्टेशन है, और वो मेट्रो स्टेशन एक सबवे में है। सबवे क्या होता है बेटा? अंडरग्राउंड पैसेज जो होता है या अंडरग्राउंड पाथवे। ठीक है। अब जब हम फ्लोर्स के बारे में बात करते हैं ना, तो जैसे ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं, लेवल्स की बात कर रहे हैं, तो सिंस ये सबवे है और अंडरग्राउंड पैसेज है, तो यहाँ पर जो लेवल्स होंगे वो एक के ऊपर एक नहीं, एक के नीचे एक है। ठीक है। तो एक ऐसा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जिसके अंदर सिर्फ दो लेवल्स ही हैं। ठीक है। और इस बात की कसम तो न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, यानी ये जो अलग अलग रूट्स है ना, रेल रोड्स जो है, इन रेल रूट्स के जो प्रेसिडेंट्स है, मतलब हर एक इंसान के अंडर में कोई ना कोई रूट आता ही होगा। ये इंसान ही बेसिकली यहाँ पर प्रेसिडेंट है, हु इज कंट्रोलिंग द पर्टिकुलर रेल रूट या रेल रोड, राइट। तो हर एक प्रेसिडेंट अपने अपने रूट के टाइम टेबल की कसम खाने को तैयार है कि भाई मैं कसम खा के कह सकता हूं कि इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के दो ही लेवल्स हैं। लेकिन इस चैप्टर का जो प्रोटैगनिस्ट है चार्ली, वो चार्ली क्या बोलता है कि अरे दो नहीं, 3 लेवल्स हैं भाई, तीसरा लेवल भी है, क्योंकि मैं खुद वहां पर होकर आया हूं। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ये कोई ऐसी जगह तो होगी नहीं कि कोई गुमनाम जगह है या ज्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं है। इनफैक्ट ये तो एक ऐसी जगह है जहां पूरा शहर आना जाना करता होगा, काफी फेमस और काफी कॉमन प्लेस होती होगी आने जाने के लिए, है कि नहीं? तो ये कैसे पॉसिबल है कि लोगों को कोई कंफ्यूजन हो जाए कि 2 लेवल्स हैं या 3 लेवल्स हैं? ये पॉसिबल नहीं है, राइट। और ये ही सब लोग जानते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 ही लेवल्स हैं। इवन चार्ली को भी पता है कि भैया कुछ समय पहले तक तो 2 ही लेवल्स थे। तीसरे लेवल पे जो मैं होकर आया हूं, ये तीसरा लेवल कहां से आ गया भाई? कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कोई ना कोई केमिकल लोचा है, और यही केमिकल लोचा सुलझाने के लिए ये चार्ली जाता है अपने एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के पास कि आखिर गड़बड़ हुई कहां। देखिए, यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। ऑब्वियस स्टेप ही हुआ ये कि अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को दिखाएगा कि भाई क्या गड़बड़ हो गई, थर्ड लेवल आ कहां से गया, और थर्ड लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मैं वहां कैसे पहुंच गया। तो देखिए, यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई टॉक टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। यानी बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट में मैं जिसके पास गया, मैं अपने फ्रेंड के पास गया ताकि कंफर्ट जोन रहे। अब देखिए, I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment. क्या कहता है ये साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड? कि वो मेरी खुली आंखों से देखा हुआ एक सपना था, एक ऐसा सपना, एक ऐसी विश जो पूरी हो गई। अब ऐसी कौन सी विश थी चार्ली की जो पूरी हो गई? क्या वो भगवान से ये दुआ मांगता था कि भाई ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड लेवल है मैं किसी तरह वहां पहुंच जाऊं, मेरी यही मनोकामना है? क्या ऐसी कोई मनोकामना थी चार्ली की? बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली यहां पर ही जो हमारी थीम है, मेजर थीम ऑफ दिस चैप्टर, वो आती है, विच इज एस्केपिज्म। एस्केप करने का मतलब क्या होता है?
कहीं से बचकर भागना, अपने आप को किसी चीज से बचा के और वहां से खुद को निकाल लेना ही एस्केप करना होता है। तो चार्ली किस चीज से भाग रहा था, किस चीज की इच्छा या किस चीज की ऐसी विश थी जो थर्ड लेवल पर जाकर पूरी हो गई? समझते हैं। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। ये जो साइकियाट्रिस्ट है, इससे जब चार्ली बात कर रहा था तो साइकियाट्रिस्ट इस नतीजे पे पहुंचा कि जो चार्ली है ना, वो दिल से खुश नहीं है, ही इज नॉट अ हैप्पी पर्सन। और ये बात सुन के चार्ली की वाइफ को कुछ खास अच्छा नहीं लगा, इनफैक्ट वो बड़ी गुस्से में आ गई। That made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. A very important line. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड भी कर देती है। एक बार जब आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये सिंगल सेंटेंस जो है इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड कर देता है। आज के जमाने की जो भाग दौड़ है, मतलब पहले के समय में इतनी भाग दौड़ नहीं हुआ करती थी, लोगों के पास थोड़ा टाइम रहता था, स्पेस रहता था, खुद के लिए समय रहता था जो वो अपने परिवार वालों के साथ बिताते थे, ठीक है, आपस में बातें किया करते थे। आज लोगों के पास खुद के लिए समय ही नहीं है, दिन रात काम, इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि खुद के लिए ही दो पल नहीं है, खुद की इच्छाओं को पूरा करने का समय नहीं है। और ऐसे में जब लाइफ के अंदर ठहराव नहीं होता, स्टेबिलिटी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं हम हमारा पीस ऑफ माइंड खोने लग जाते हैं, अननेसेसरी इरिटेशन से भरने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं गुस्सा भी आने लग जाता है। इसके अलावा जो इनसिक्योरिटीज हमारे अंदर एक रहती है, वो इनसिक्योरिटीज क्या है? वो बेबुनियादी इनसिक्योरिटीज नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान पर आजकल ट्रस्ट ही नहीं कर सकता। एक जमाना था जब हम कहीं बाहर घूमने जाते थे तो अपने घर की चाबी ना पड़ोसियों के को देकर चले जाते थे कि भाई अगर कोई जरूरत लगे तो, ठीक है। तो इस किस्म का, इस लेवल का ट्रस्ट हुआ करता था। कोई हमारे गेस्ट अगर हमारे पीछे से आ जाए अगर, तो हमारे पड़ोसी ही उनको एंटरटेन कर लेते थे और ये होता था। लेकिन आज के समय में ये है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स पर भी उस लेवल का ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, राइट? कौन इंसान कब आपको कहाँ झूठ बोल दे, कहाँ चीट कर दे, यू नेवर नो। इस तरीके का माहौल धीरे धीरे बनने लगा है। तो हर समय जहां आपको अलर्ट रहना पड़ता है, कहीं ना कहीं आप अपना पीस ऑफ माइंड खो ही देते हैं। और जहां इतना ज्यादा काम है, लोग इतना ज्यादा बिजी रहने लगे हैं, दिन रात सिर्फ काम है, काम है, काम है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, वो ठहराव नहीं है। तो इसलिए लोग ना काफी परेशान है। इसीलिए अगर आप देखें तो जो लोग समय मिलते ही घूमने निकल जाते हैं अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसे लोग हमेशा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी इमोशंस को शेयर कर पाते हैं, अपने मन की भावनाओं को शेयर कर पाते हैं और एकदम रिफ्रेश फील करते हैं जब घूम फिर कर आते हैं, है कि नहीं? तो एक मोनोटोनस लाइफ जो होती है ना, उस मोनोटोनी को तोड़ना बहुत जरूरी होता है कि रोज एक ही एक काम, एक ही एक काम। तो उस मोनोटोनी को तोड़ना भी कई बार जरूरी होता है, कुछ हॉबी फॉलो करना, परस्यू करना, ये बहुत जरूरी है। अपने मनपसंद का काम, चाहे उसमें 10 से 15 मिनट ही हम क्यों ना लगाएं, वो बहुत जरूरी होता है। और यही सारी चीजें धीरे धीरे आज के समय में कम होने लगी हैं। और यही कहीं ना कहीं कारण है कि जो चार्ली है वो अंदर से खुश नहीं है। मतलब ही हा हा करना, वो हंसना होता है, खुश होना नहीं होता। और यही बात इस साइकियाट्रिस्ट ने समझी और चार्ली को बताई कि जो मॉडर्न वर्ल्ड की जो एंजाइटीज होती हैं, घबराहटें, टेंशन, स्ट्रेस जो होता है, यही सब कारण है कि तुम भी एक एस्केप ढूंढ रहे हो और तुम उस एस्केप के बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हो, इतना ज्यादा कि तुम्हारे दिमाग ने इमेजिन कर लिया कि तुम एक थर्ड लेवल पर जाकर आए हो, एक ऐसी जगह जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब साइकियाट्रिस्ट ने ये बात चार्ली को कह तो दी, लेकिन क्या चार्ली के लिए ये बात इतनी जल्दी एक्सेप्ट करना पॉसिबल था? क्योंकि चार्ली ने थर्ड लेवल पर जाकर आना पूरी तरीके से एक्सपीरियंस किया है और इतना रियल एक्सपीरियंस डिनाई करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. अब यहाँ ये थोड़ी फन बात है, मतलब एक हंसी से आती है इस बात पे कि हाँ, हर इंसान जो है एक एस्केप ही ढूंढ रहा है कि उसको खुद के लिए थोड़ा सुकून चाहिए, लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए, खुशी चाहिए, असली खुशी चाहिए, सिर्फ हा हा ही नहीं, एक अंदर का सुकून चाहिए, एक ठहराव चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता है। But that's the reason, he said, and my friends all agreed. Everything points to it, they claimed. My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. ये एक बहुत ही important sentence है बेटा, जिस पर कई बार question भी frame हुआ है. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day, from all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too. Blocks of 4 of practically every US issue, first day covers, and so on. President Roosevelt collected stamps too,
अब यहाँ इस पैराग्राफ में क्या बात बताई गई है, यहाँ चार्ली ये बोल रहा है कि हाँ मेरे सब फ्रेंड्स भी इस बात को लेकर अग्री कर रहे हैं, जो आज के करंट सिनेरियो की जो इनसिक्योरिटीज है, जो एंजाइटीज है, उन सब चीजों को लेकर अग्री कर रहे हैं और अपने इस एंजाइटी को लेकर या अपने इस एस्केपिज्म का इलाज लोग कैसे ढूंढते हैं, अपनी हॉबीज को परस्यू करके। और ऐसी ही एक हॉबी है जो हमारा चार्ली भी परस्यू करता है और उसमें उसे एक रिफ्यूज मिलता है। रिफ्यूज मतलब, रेफ्यूजी का मतलब क्या होता है, शरणार्थी, और यहाँ इसको शरण मिलती है। तो शरण मिलने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इसको वो सुकून मिलता है, वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है जब अपने स्टैम्प कलेक्शन के पास वो होता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से, लेट्स से आपकी कोई भी हॉबी है, लेट्स से यू लाइक प्लेइंग गिटार, अगर आपको गिटार बजाना अच्छा लगता है, इफ यू नो हाउ टू प्ले इट, तो जब आप उसे प्ले कर रहे होगे, डजंट मैटर आप कितने थके हुए हो, लेकिन दिमागी तौर से आप बहुत ही रिलैक्स हो जाते हो, यू फील गुड व्हाइल प्लेइंग गिटार, राइट। या कोई भी ऐसा काम जो करना आपको अच्छा लगता है, अगर आपको म्यूजिक सुनना भी अच्छा लगता है, तो अपनी पूरी भागदौड़ भरे दिन से आप 5 मिनट 10 मिनट निकाल के भी वो जब म्यूजिक सुनते हो ना, इट्स लाइक अ रेफ्यूज, इट्स लाइक अ शरण, इट्स लाइक कि एक रिलैक्सिंग टाइम आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसका जो टेम्पररी रिफ्यूज था, परमानेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि वो काम तो करना ही है, जो जॉब है वो तो करनी ही है। तो यहाँ पर इसका जो टेम्पररी रिफ्यूज था, इस रियलिटी से बचने का जो एक तरीका था, और रियलिटी क्या है, वही दुख, परेशानियां, लाइफ के चैलेंजेस, हर टाइम पे कोई ना कोई टास्क सामने होना और उसको अचीव करने के लिए जो मेहनत करना, मतलब लगातार वही सब रोज, मतलब खुद के लिए कोई सुकून ही नहीं, ये है रियलिटी। तो इस रियलिटी से थोड़ा अपने आप को दूर रखने के लिए एक टेम्पररी रिफ्यूज क्या है, थोड़ी देर का सुकून क्या है, स्टैम्प कलेक्शन को देखना, जो कि इसकी बहुत अच्छी एक हॉबी है, राइट। अब ये स्टैम्प कलेक्शन जो है, ये कौन करता था, एक्चुअली ये स्टैम्प कलेक्शन स्टार्ट किया चार्ली के ग्रैंडफादर ने, उनके दादाजी ने। और स्टैम्प कलेक्शन बहुत ही शानदार स्टैम्प कलेक्शन है, मतलब क्या नहीं है उसमें, यूएस इशू, मतलब एवरी इशू, जो भी जितने भी यूएस स्टैम्प्स रिलीज हुए, जो लॉन्च हुए, वो सारे के सारे इसमें है। फर्स्ट डे कवर्स जो है वो भी इसके अंदर है। फर्स्ट डे कवर्स जो पहले दिन के, जो फर्स्ट डे होता है वो कवर्स का, वो उसका कलेक्शन भी है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, वो भी स्टैम्प कलेक्टर्स थे। मतलब हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अलग अलग चीजें कलेक्ट करते हैं। जैसे कई लोगों को ना बॉटल कैप्स कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है, कई लोगों को अलग अलग तरीके के स्टोन्स कलेक्ट करने का शौक होता है, वैसे ही कुछ लोगों को स्टैम्प कलेक्ट करने का भी शौक होता है। तो यहाँ पर हमारे चार्ली के ग्रैंडफादर को वही स्टैम्प कलेक्ट करने का बहुत शौक था, और चार्ली ने उस स्टैम्प कलेक्शन को आगे कंटिन्यू ही किया। और जब भी उसे टाइम मिलता था, थोड़ा टाइम भी मिलता था, तो वो स्टैम्प कलेक्शन के पास ही आ जाता था और उसे वापस देखने लगता था। इट्स लाइक कई लोगों को जैसे पुराने एल्बम्स देखने का बड़ा शौक होता है ना, कि जब भी टाइम मिले उन एल्बम्स को देखना शुरू कर देते हैं, फोटोग्राफ्स को देखना शुरू कर देते हैं, नॉस्टैल्जिया हो जाता है। तो वो बिल्कुल उसी तरीके की एक हॉबी है। बेटा एक चीज ध्यान रखना, मैं इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। आई होप आपको ये पसंद आए, क्योंकि मेरा हमेशा से यही एजेंडा रहता है कि मैं हर सेंटेंस को डीकोड करके बताऊं कि उसका एसेंस क्या है, मीनिंग क्या है। आई होप आप मेरी इस इंटेंशन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर अगेन अ वेरी गुड चैप्टर, मतलब ऐसा चैप्टर है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ये प्लीज टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि आपको ये चैप्टर पढ़ने को मिल रहा है और ये सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, राइट। देखिए, एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड इन ग्रैंड सेंट्रल। अब यहाँ पर वो बताता है कि ग्रैंड सेंट्रल में एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या कि मुझे सीधा साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाना पड़ा। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क्ड लेट एट द ऑफिस। नाउ ये पूरा किस्सा जो हुआ है ना, ग्रैंड सेंट्रल जाने का, उसके बाद साइकियाट्रिस्ट से मिलने का, ये पूरा का पूरा किस्सा 1 साल पुराना है, ठीक है। ये पूरा किस्सा हो जाने के 1 साल बाद चार्ली जो है अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, ठीक है। तो पिछले साल समर्स में एक नाइट में क्या हुआ, आई वर्क लेट एट ऑफिस, भाई देर तक काम चलता रहा ऑफिस में। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। अब यूजुअली क्या होता है कि ये बस से घर आ जाता है, लेकिन आज ऑफिस में काम करते करते बहुत ज्यादा लेट हो गई थी, तो इसने सोचा कि मैं मेट्रो ट्रेन से आ जाता हूँ, मेट्रो से ज्यादा जल्दी मैं घर पहुंच जाऊंगा। और ये मेट्रो कहाँ पर है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कहाँ है, सबवे में, जो मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ। Now I don't know why this should have happened to me. कहता पता नहीं अब जो आगे मेरे साथ हुआ था वो मेरे साथ ही होना लिखा था क्या। I'm just an ordinary guy named Charlie. अब मैं एक बहुत ही साधारण इंसान हूं और मेरा नाम क्या है, चार्ली। अब एक चीज ध्यान रखना, यूजुअली चार्ली की जो स्पेलिंग हम जानते हैं वो क्या होती है, CHARLIE, लेकिन यहाँ पर है CHARLEY। तो कई बार हम ना गलती से IE वाली स्पेलिंग लिखाते हैं चार्ली की, वो आप मत लिखिएगा, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट के नेम्स जो होते हैं ना, अगर उसकी स्पेलिंग मिस्टेक अगर होती है ना, तो कई बार ज्यादा मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है।
31 years old and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. क्या बताता है कि सिंस मैं बहुत लेट हो चुका था घर पहुंचने में, ऑफिस में काम करते हुए बहुत लेट हो गया था, तो बस की बजाय मैंने मेट्रो लेना प्रेफर किया और सबवे में जा रहा था। और मेरे साथ आगे जो हुआ, पता नहीं वो मेरे साथ क्यों हुआ। मैं इतना साधारण सा एक इंसान हूँ, मेरा नाम चार्ली है और मैं 31 इयर्स ओल्ड का हूँ और मैं कहीं किसी से कुछ भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं तो सिंपल बस लेट हो गया था तो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, अपनी वाइफ के पास जाना चाहता था और मेरी वाइफ का नाम क्या है? लुइसा है। नाउ आई टेल यू समथिंग, अगर हम किसी चीज से परेशान हैं एंड इफ वी आर लुकिंग फॉर एन एस्केप, तो ये विजिबल नहीं होता है कि दैट वी आर लुकिंग फॉर एन एस्केप। विजिबली क्लियर का मतलब ये है कि अगर मैं किसी चीज से परेशान हूं और मैं उस चीज से भाग जाना चाहती हूँ तो मैं हर वक्त वो चीज बोलती नहीं रहूंगी। ये मेरे अंदर का एक भाव है। जब आप लगातार काम करते रहते हो, दिन रात मेहनत करते रहते हो, आप थक जाते हो, यू नीड अ ब्रेक एंड व्हेन यू डोंट गेट दैट ब्रेक, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी, आपका दिमाग पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाता है, आप में एक इरिटेशन सी आने लगती है और उस टाइम पे आपके मन में कई बार ये आता है कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ यार, कहीं पे कहीं घूमने चले जाओ या कुछ भी, कि जब कोई भी काम ना हो। आपको गर्मियों की छुट्टी मिलती है ना, 40 डेज का ऑफ मिलता है ना, दैट ब्रेक इज अ मच नीडेड ब्रेक। हर इंसान को, हर चीज को, इवन मशीन्स को भी भाई ब्रेक चाहिए होता है, शट डाउन करते हैं ना हम, तो वो ब्रेक चाहिए होता है। और जब वो ब्रेक आपको नहीं मिल रहा होता है ना, दैट इज द टाइम व्हेन यू फील एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो ये अंदर का एक इमोशन होता है, ये हर वक्त आप बोलते नहीं रहते, अनाउंस नहीं करते रहते। ठीक है, तो ये समझो इस चीज से। तो यहाँ चार्ली क्या बोल रहा है, मैंने तो किसी से ना तो कहा, ना ही मैं कोई एस्केप ढूंढ रहा था, मैं तो बस घर जाना चाहता था अपनी वाइफ के पास। फिर पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century। भाई 20th century की बात हो रही है और वहां पे पहले फर्स्ट लेवल पर ये पहुंचा जहां पर जो नॉर्मल ट्रेन जिस तरीके से हम लेते हैं उस तरीके से ट्रेन ली जाती हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल। अनदर फ्लाइट मतलब मैं एक लेवल और नीचे आ गया, सेकंड लेवल पर अब आ गया, where the suburban trains leave from, ducked into an arched doorway heading for the subway। सेकेंड लेवल पर जो ट्रेन जाती है वो सब अर्बन एरिया की तरफ जाती हैं, ठीक है, वहां पर ये सब है। और आगे बढ़ा, हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। अब यहाँ पर आगे जो फिर सबवे है ना, वहां पर जो रास्ते होते हैं ना, कोई भी सबवे हो यूजुअली, जो अगर आप दिल्ली मेट्रो में भी कभी गए हैं, इट्स नॉट दैट इजी, आपको हर वक्त ध्यान देना होता है। हाँ, आपका वो सेम ही रूट है हर बार तो एक अलग बात है, अदरवाइज वो भूल भुलैया जैसा होता है ये रूट। ठीक है, आप चाहे रोज भी अगर वहां पर आते जाते हो ना, या कई बार आते जाते हो, तो भी आप ना कई बार भूल जाते हो कि एग्जैक्ट रूट क्या है ना, क्योंकि इतनी सारी विंग्स निकल रही होती, मतलब वो रास्ता बिल्कुल ऐसे 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 फिर ऐसे, तो आप देखो ना एकदम ट्री ब्रांच की तरह इस तरीके से रास्ते हैं, मतलब रास्ते में रास्ते में रास्ते में रास्ता, इस तरीके से वो विंग्स बनी हुई होती हैं। तो हर बार आपको जो मैप है उसे फॉलो करना पड़ता है और उसके बावजूद भी कभी ना कभी गलती हो ही जाती है। और यही यहाँ चार्ली के साथ हुआ कि ये उस सबवे में खो गया। ठीक है, दैट्स इजी टू डू, और दैट्स इजी टू डू मतलब कि इस सबवे में खो जाना बहुत ही आसान है, मतलब भूल भुलैया जैसा है एकदम। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। मतलब ना जाने कितनी बार मैं इस सबवे में आ चुका हूँ, लेकिन हर बार मैं ना किसी नए कॉरिडोर में निकलता हूँ, कभी किसी नए दरवाजे पे निकलता हूँ, कभी कहीं किसी, मतलब हर बार ना कुछ नया ही एग्जिट निकलता है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर हर बार खो जाता हूँ। Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel। मतलब एक बार तो मैं अगेन भटक गया था, एक गलत सबवे में चला गया, गलत विंग के अंदर चला गया, और मैं जहां से निकला वो कौन सी जगह थी? एक रूजवेल्ट होटल, वहां पर निकला। Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away। और अगली बार मैं एक बार कहाँ निकला था? 46th Street पर, मतलब एक ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर मैं निकला। तो हर बार ना मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, यहाँ पर भटक ही जाते हैं। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree। जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल इस तरीके से सबवे, अच्छा ऐसा नहीं कि एक सबवे जो बन गया सो बन गया, नए विंग्स बनते रहते हैं, नए स्टेशन बनते रहते हैं, है कि नहीं, काम लगातार चलता ही रहता है। तो कभी एक नया रूट बन गया, अगेन कोई नई विंग बन गई, तो ये हमेशा ही भूल भुलैया जैसा लगता है। तो ये क्या कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेड़ है और वो पेड़ की ब्रांचेस ना बढ़ती चली जा रही हैं, और मेरा कंफ्यूजन हर बार वैसा का वैसा रहता है। Pushing out new corridors and staircases like roots। There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape, maybe that's how the tunnel I got into. But I never told my psychiatrist friend about that idea। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि
एक शहर के नीचे जो कि ये सबवे है, तो ऐसा लग रहा है शहर के नीचे एक और शहर जैसा पनप रहा है, एक अलग अलग रास्ते हैं, इतने सारे रूट्स हैं यहाँ पर, और ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर भी ये जो लोग आते हैं ना, वो किसी न किसी एस्केप को ही ढूंढ रहे हैं, अपने आप को किसी न किसी चीज से बचा ही रहे हैं। लेकिन अपने इस एस्केप को मैं ढूंढ रहा हूँ, ये बात मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताई थी। साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को तो मैंने सिर्फ इतना ही बताया था कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर गया और वो 3rd लेवल मुझे दोबारा कभी भी नहीं मिला है। सिर्फ इतनी ही बात बताई थी। मैं कोई एस्केप ढूंढ रहा था, आई वॉज लुकिंग फॉर एन एस्केप और आई नीडेड एन एस्केप। ये ऐसा एस्केप से रिलेटेड कोई भी बात मैंने मेरे साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को बताई ही नहीं थी। ये तो मेरे साइकियाट्रिस्ट ने मुझे बताया दैट भाई, you are not happy in your life, you are insecure, you do have anxieties and that is why you are also looking for an escape. ये साइकियाट्रिस्ट ने मुझे बताई, ठीक है। The corridor I was in began angling left and slanting downwards and I thought that was wrong but I kept on walking. अब होता क्या है, कॉरिडोर में आगे बढ़ता जा रहा था और वो कॉरिडोर जो है लेफ्ट में मुड़ गया, लेफ्ट में डाउनवर्ड्स, ठीक है, इस तरीके से डाउनवर्ड्स। All I could hear was the empty sounds of my own footsteps and I didn't pass a soul. Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. अब होता क्या है, चलता जाता है, इसको थोड़ा अजीब भी लगता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लगता है। क्यों? क्योंकि उसको खुद के पैरों की, कदमों की आवाजों के अलावा और कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। मतलब, और आप इतने ज्यादा क्राउडेड प्लेस पर हो और फिर भी आप एक ऐसे सबवे में आ गए जहां और कोई भी इंसान नहीं है, आप अकेले ही हो, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो फील होगा ही कि यहाँ पर और कोई क्यों नहीं है, आप अकेले ही क्यों हो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोचता करता या पलट कर वापस आता, इससे पहले कुछ और करता, इतनी में उसको कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। और ये आवाजें डेफिनेटली कहाँ की होंगी, जो अगला जो भी प्लेटफॉर्म होगा, उस प्लेटफॉर्म पे जो लोग खड़े हैं उनके बातें करने की उनकी आवाजें होंगी। तो सिंस उसको वो आवाजें आई तो वो थोड़ा सा वापस रिलैक्स हो गया कि अच्छा, यहाँ पर हो सकता है इतनी ज्यादा भीड़ ना हो आज, इसीलिए इतना खाली है ये कॉरिडोर, लेकिन आवाजें आ रही है ना, प्लेटफॉर्म पे लोग दिख जाएंगे, ठीक है, इसलिए ये आगे बढ़ता रहा। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। अच्छा, ये जो टनल है, भले ही भूल भुलैया जैसा है पूरा सबवे, भले ही पेड़ की तरह ग्रो हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम किसी जगह पर कई बार आ चुके हैं ना, तो भी उस जगह से हल्की फुल्की आप फेमिलियर हो ही जाते हो। आप ना, मतलब आपको चीजें, किसी चीज को आप देखते हो तो बाकी चीजें रिकॉल होने लगती है। हाँ, ये तब देखा था, हाँ ऐसा टर्न भी है यहाँ पर, हाँ इस तरीके का रास्ता, इस तरीके का कॉरिडोर है, अच्छा हाँ स्टेयर केस इस तरीके की है ना, ऐसी चीजें आपको रिकॉल होने लगती है। लेकिन जब चार्ली इस पर्टिकुलर टनल में जा रहा था ना, तो यहां पर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये टनल फेमिलियर टनल नहीं है, एज इफ कि या तो नई बनी है या फिर मैं कहीं गलत आ गया हूं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है कि मैं पहले इस टनल में शायद नहीं आया हूं, और एट द सेम टाइम इसको कोई इंसान भी दूसरा नजर नहीं आ रहा था, तो इस वजह से भी ये अनकंफर्टेबल हो गया था। लेकिन सिंस जब इसको लोगों की आवाज सुनाई दी तो ये आगे बढ़ता गया। आगे द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और उसके बाद इस टनल में एक शार्प लेफ्ट आता है। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, अगेन फिर एक डाउनवर्ड्स और एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मतलब सीढ़ियां आती हैं, एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मतलब आप देख रहे हैं डाउनवर्ड्स जो सीढ़ियां हैं वहां, मतलब ये 3rd लेवल पर अब आ गया है। अच्छा, ये इंटेंशनली नहीं आया है, इसको ज्यादा पता भी नहीं है, ये तो बस चलता जा रहा है और बहुत ज्यादा जल्दी में है ना, ही वॉज इन सच अ हरी टू रीच होम, ये ज्यादा गौर नहीं करता है अपनी सराउंडिंग्स पर, ठीक है, बस चलता जाता है और फाइनली कहां पहुंच जाता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर पहुंच जाता है, ठीक है। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल, बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। इसे ध्यान देना, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो 3rd लेवल है, उसका जो डिजाइन है या आउटलेट है वो किस तरीके का है, मतलब क्या चीजें वहां पर जाके नोटिस करता है हमारा चार्ली। तो देखिए क्या क्या चीजें नोटिस करता है। फॉर अ सेकंड तो उसको क्या लगता है कि शायद मैं 2nd लेवल पर ही वापस आ गया हूँ, कोई गलत कॉरिडोर मैंने ले लिया और मैं 2nd लेवल पर ही वापस आ गया हूँ। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि ये जो रूम है, ये जो एरिया है, वो 2nd लेवल के एरिया से थोड़ा कम है। द रूम इज स्मॉलर, थोड़ा छोटा है, और टिकट काउंटर्स भी हैं वो भी लेस इन नंबर, देयर आर फ्यूअर टिकट विंडोज, मतलब कम है टिकट विंडोज जो है, नंबर ऑफ टिकट विंडोज कम है, ट्रेन गेट्स भी कम है, नंबर ऑफ ट्रेन गेट्स जो होते हैं वो भी कम है, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। और फिर जो इंफॉर्मेशन बूथ को भी वो देखता है तो वो उसको भी मतलब समझता है ये तो बड़ा ओल्ड स्टाइल है भाई, आजकल तो इस तरीके के इंफॉर्मेशन बूथ होते ही नहीं और लकड़ी के बने हुए नहीं होते, तो जो डिजाइन भी है इसका वो आज के जमाने के हिसाब से तो है ही नहीं, तो यही सब सोच रहा होता है। उसके बाद क्या देखता है, एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड long black sleeve protectors. The lights were dim and sort of flickering. Then I saw why. They were open flame gas lights. अब यहाँ पर जो रोशनी थी ना वो थोड़ी सी फ्लिकर हो रही थी। फ्लिकर मतलब ऐसे झपझपाना, एकदम जैसे अभी ये रोशनी है तो एकदम स्टेबल रोशनी है ना, लेकिन वहीं अगर कोई मशाल हो, उसकी आग
जो जलती है उसकी रोशनी हो तो वो रोशनी स्टेबल नहीं रहती, ऐसे फ्लिकर होती रहती है, झपझपाती रहती है। ठीक है, तो उसे समझ में आया चार्ली को कि यहाँ पर ये रोशनी थोड़ी फ्लिकर हो रही है, ऐसे झपझपा सी रही है, क्यों? और फिर जब वो नोटिस करता है तो देखता है अच्छा ओपन फ्लेम गैस लाइट्स है यहाँ पर, तो फ्लेम्स है बेसिकली उसकी रोशनी, ये तो झपझपाएगी, ऑफ कोर्स फ्लिकर है। लेकिन आज के टाइम पे इस तरीके की रोशनी, इस तरीके के ओपन फ्लेम गैस लाइट्स कहाँ लगते हैं भाई? ये कौन सी जगह है? और वहीं पर ये जो बूथ पर, ये जो ओल्ड स्टाइल बूथ जो था उसमें एक आदमी बैठा हुआ था। उसने क्या पहना हुआ था? अ ग्रीन आई शेड। अब ये ग्रीन आई शेड क्या है, यहाँ पर मैं फोटो लगा दूंगी। ग्रीन आई शेड है बेसिकली एक इस तरीके की कैप जैसा आप माने, जिसमें ऐसे एक्सटेंडेड पोर्शन होता है जो आपकी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। इस एक्सटेंडेड पोर्शन में हल्का सा ग्रीन कलर का टिंट होता है जो कि आपकी जैसे आई फटीग से बचाता है आपकी आंखों को। और ये जो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स जो होती हैं, मतलब मशाले जलती रहती हैं इस तरीके की, जो या इलेक्ट्रिक बल्ब्स भी जो होते हैं जो एकदम सर के ऊपर जलते रहते हैं, तो जिन लोगों का सिटिंग जॉब होता है ना, जैसे क्लर्क्स हो गए या इस इंफॉर्मेशन बूथ में ये आदमी बैठा होता है, तो ये आदमी जो बैठा हुआ है उसके ऊपर ये जो गैस लाइट ये जो जल रही है, ओपन फ्लेम गैस लाइट जो जल रही है, तो उससे ना आंखों की रोशनी को काफी, मतलब आंखों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए पहले के लोग ये पहना करते थे। लेकिन पहले के लोग पहना करते थे, अभी तो नहीं पहनते, मतलब लेट 19 या अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर इसे यूज किया जाता था। लेकिन अभी यूज चार्ली के एरा के अंदर यूज नहीं किया जाता है। तो चार्ली अगेन ही गॉट कंफ्यूज कि भाई इसने ये क्यों पहना हुआ है। इसके अलावा उसने क्या पहना हुआ था? लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, मतलब एक तरीके से आर्म प्रोटेक्टर की तरह होता है कि भाई आपकी जो स्लीव्स हैं, शर्ट या जो भी आपने पहना हुआ है, उसकी जो स्लीव्स हैं उन पे कोई स्टेन ना लग जाए, जैसे इंक के स्टेन्स ना लग जाए। पहले जो इंक है, जो फाउंटेन पेन्स में इंक डलती है ना, इंक पॉट जो होता है, वो इंक वैसी ही यूज होती थी, तो उसके निशान ना लग जाए, उससे कपड़े बहुत खराब होते थे पहले। तो इसीलिए आर्म प्रोटेक्टर्स पहना करते थे। ठीक है, तो यहाँ चार्ली ने, अगर आप ध्यान दें तो कितनी सारी चीजें नोटिस करी कि भाई ये तो एकदम नया ही है। मतलब अब नया मतलब ये काफी पुराना है, मतलब एक ऐसी चीज है जो भाई मेरे समय में तो ये है ही नहीं। ये कहाँ आ गया हूं मैं? इतनी अलग चीजें क्यों दिख रही है मुझे? There were brass spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch, and frowned. He wore a derby hat, a black four-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar moustache. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. ना यहाँ पर और क्या चीजें वो नोटिस करता है? एक तो वो देखता है स्पिटून्स, ब्रास स्पिटून्स। ये मैं यहाँ पर अगेन फोटोग्राफ लगा दूंगी। स्पिटून्स मतलब वो बिन्स जहां स्पिट किया जाता है, मतलब ताकि इधर उधर गंदगी ना फैले। ठीक है, इसके अलावा वो क्या देखता है कि देयर वाज दिस मैन, उसके पास क्या थी? एक पॉकेट वॉच, और वो भी एकदम गोल्ड की बनी हुई। तो कई लोग उनका जो कोट होता है, उस कोट के अंदर आपने हो सकता है मूवीज वगैरह में या कहीं और देखा भी हो कि वो कहाँ हाथ में या रिस्ट वॉच नहीं पहनते थे। वो एक गोल्ड वॉच जो कि एक चेन के थ्रू अटैच रहता था कोट में, या जो भी आपने आउटफिट पहना हुआ है। और उसमें वो गोल्ड वॉच जो थी, वो वॉच उसने निकाली, उसने टाइम देखा और वापस अपनी जगह पर रख दी। उसके अलावा उसने जिस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, जिस तरीके की हैट पहनी हुई है, तो जो पूरा फैशन था इस व्यक्ति का या बाकी के लोग जो है, उन्होंने भी जिस तरीके के कपड़े यहाँ पहने हुए थे, तो जो फैशन ट्रेंड था वो देखकर समझ में आता है चार्ली को कि आजकल तो इस तरीके के कपड़े कोई भी नहीं पहनता। लेकिन हाँ, 1890s में इस तरीके के कपड़े पहने जाते थे। यानी लेट 19th सेंचुरी की बात हो रही है कि 1890 के अंदर इस तरीके के कपड़े, इस तरीके के आउटफिट पहने जाते थे, क्योंकि तब इसी तरीके का फैशन होता था। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. तो जिस तरीके से जैसे फ्रेंच कट होता है, ठीक है, तो उसी तरीके से अलग अलग स्टाइल के अंदर जो है दाढ़ी मूछ ऐसे बने हुए थे। तो कहते मैंने कभी भी इस तरीके का स्टाइल देखा ही नहीं। आजकल लोग इस तरीके की दाढ़ी मूछ रखते ही नहीं है जिस स्टाइल की अभी इन लोगों ने दाढ़ी मूछ रखी हुई है। ठीक है, मैं इन सब चीजों की ना पिक्स लगाती जाऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा समझ में भी आए कि भाई इस तरीके से ऐसी क्या स्टाइल थी जिसकी वजह से जो है चार्ली समझ नहीं पा रहा था, रिलेट नहीं कर पा रहा था आज के टाइम से। ठीक है, a woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high-buttoned shoes. Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive. अब यहाँ पर एक लेडी वो जब ट्रेन से उतरती है तो उसने किस तरीके का आउटफिट पहना हुआ होता है? She wore a dress with लेग ऑफ मटन स्लीव्स, मतलब वो बहुत सारे फ्रिल्स वाले जो होते हैं ना, झालर वाला सा ऐसे पफ सा स्लीव जो होता है। अगेन पिक्चर लगा दूंगी, आप समझ पाएंगे। तो इस तरीके का एक आउटफिट उसने पहना हुआ था। तो वो अगेन ये ट्रेंड भी, ये जो फैशन ट्रेंड है वो भी आज के टाइम से नहीं मिलता है। और उस लेडी के पीछे देखता है जो ट्रेन है, उस ट्रेन की तरफ जब नजर जाती है, उसके इंजन की तरफ जब नजर जाती है, तो इंजन कैसा होता है? अ वेरी स्मॉल करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव। अब ये कौन सा इंजन होता है? ऐसा
अगेन पिक्चर है आपके लिए। ये इंजन जो स्टीम इंजन या पहले वाले वो बहुत ही ना बल्की और हेवी होते थे दिखने के अंदर, है ना। तो इस तरीके का ये इंजन इसे दिखाई देता है। अगेन आज के टाइम पे जो ट्रेन हैं उनमें इस तरीके के इंजन नहीं लगते हैं। विद अ फनल शेप्ड स्टैक एंड देन आई न्यू। फनल शेप्ड स्टैक मतलब जहां से धुआं निकलता है ना, तो जैसे चिमनी की जो एग्जिट होती है तो जहां से धुआं निकलता है वो एकदम फनल शेप में, ठीक है, इस शेप के अंदर दिख रही होगी। तो ये ट्रेन के ऊपर इसी तरीके की एक फनल शेप स्टैक था जहां से धुआं निकलता है। और जब इस इंजन को देखता है, देखिए अभी तक इसने जितनी भी चीजें ऑब्जर्व करी वहां का जो भी जिस तरीके का डिजाइन था, जिस तरीके की जैसे जो इंफॉर्मेशन बूथ भी है छोटा और लकड़ी का बना हुआ, जो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हैं, और जिस तरीके से आई शेड पहना हुआ है, ग्रीन आई शेड पहना हुआ है, और यहाँ पर लोगों के जिस तरीके के कपड़े हैं, जो जिस तरीके का फैशन अभी लोगों ने पहना हुआ है, जिस स्टाइल के कपड़े हैं, जिस स्टाइल की दाढ़ी मूछ है, और पॉकेट वॉच जो है उसमें टाइम देखा जा रहा है, ये सारी चीजें जब उसने ध्यान दी और फाइनली जब उसको ये इंजन भी इस तरह से दिखाई दे गया, सो ही न्यू, भाई इसको एक अंदाजा तो लग गया कि कुछ गड़बड़ तो है। और वो गड़बड़ क्या है वो भी इसको अंदाजा लग गया। और क्या अंदाजा लगा कि शायद मैं टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ चुका हूं, ठीक है, बीते हुए कल में शायद आ चुका हूं, क्योंकि ये सब कुछ जो मैं देख रहा हूं ये सब कुछ आज के समय में एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट, वो भी इतने कॉमन लेवल पर एग्जिस्ट नहीं करता है। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लांस्ड एट अ स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। और अपने शक को यकीन में बदलने के लिए चार्ली ने क्या किया, वो न्यूज बॉय एक था जो न्यूज़पेपर्स बांटते हैं ना, जो बॉयज, उनके पास गया और वहां पर एक बंडल रखा हुआ था उस लड़के के पैरों के पास न्यूज़पेपर्स का। और उस न्यूज़पेपर के बंडल पे जो सबसे ऊपर वाला पेपर था, उस पेपर के ऊपर क्या लिखा हुआ था, द वर्ल्ड। मतलब उस न्यूज़पेपर का नाम क्या है, द वर्ल्ड। सो इट वाज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर इयर्स। मतलब ये वाला न्यूज़पेपर जो है उसे डिसकंटिन्यू हुए काफी टाइम हो चुका है। यानी अगेन चार्ली के समय में द वर्ल्ड नाम से कोई भी न्यूज़पेपर आता ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर पता है चार्ली को कि पहले यानी 1890s में इस नाम का न्यूज़पेपर हुआ करता था। The lead story said something about President Cleveland. I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. और यहाँ पर ये जो न्यूज़पेपर है उसका नाम देख के उसके जो न्यूज है, जो खबर जो छपी हुई है, स्टोरी जो है वो है उस टाइम के प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में। और उसके अलावा जो डेट लिखी हुई है वो क्या है, 11th जून 11th 1894। यानी ये सारी इंफॉर्मेशन जब पढ़ी उसने उस न्यूज़पेपर के ऊपर तो चार्ली को यकीन हो गया कि मैं बीते हुए कल में पहुंच चुका हूं, मैं टाइम ट्रेवल कर चुका हूं, ठीक है। I turned toward the ticket windows knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894 and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली अगर आपको भी कभी पता चले कि आप टाइम ट्रेवल कर गए हो, चाहे फ्यूचर में चाहे पास्ट में, तो आप थोड़े से तो घबराओगे, अरे ये मैं कहाँ आ गया, अरे ये क्या हो गया, अरे ये ऐसी कैसी जगह। मतलब टाइम ट्रेवल कोई मामूली सी बात तो है नहीं कि आए दिन होती रहती है किसी के भी साथ, ठीक है। एक बहुत बड़ी घटना है, ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। तो आपको शॉक को एब्जॉर्ब करने में ही काफी टाइम लग जाता है कि है ये क्या हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर चार्ली का रिएक्शन देखें तो चार्ली को इस तरीके की कोई भी घबराहट नहीं हो रही है। इनफैक्ट चार्ली इस पूरी सिचुएशन को, इस मोमेंट को एक मौके की तरह देख रहा है। ही इज टेकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, कि क्या मैं इस पास्ट के एरा में पहुंच चुका हूं, टाइम ट्रेवल कर चुका हूं, ग्रेट, यहां पर मैं टिकट खरीद सकता हूं और उस टिकट से यूनाइटेड स्टेट्स में हम कहीं पर भी जा सकते हैं। और मैं कहां जाना चाहता हूं, 1894 के गेल्सबर्ग में जाना चाहता हूं। गेल्सबर्ग में कहां, इलिनॉइस जाना चाहता हूं। तो मैं और मेरी वाइफ अब वहां जाएंगे, 1894 के इलिनॉइस में रहेंगे। वहां पर एकदम शांति है, पीसफुल माहौल है और अब हम वहां सुकून से दोनों रहेंगे। सो ही इज टेकिंग दिस मोमेंट, दिस चांस एज एन अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, राइट। आगे क्या होता है, हैव यू एवर बीन देयर, इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. And in 1894, summer evenings were twice as long and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around in a peaceful world. अब यहाँ चार्ली बहुत ही खूबसूरती से ये एक्सप्लेन कर रहा होता है कि 1894 के समय में अगर इलिनॉइस जाएंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी जगह है, क्योंकि वहाँ के जो समर्स हैं वो आज के समर्स से दुगने लगते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इलिनॉइस में 1894 के दौरान जो है दिन जो है 27-28 घंटे का हुआ करता था, ऐसा नहीं है। इट मीन्स यू गेट मोर टाइम, राइट, आपको ज्यादा टाइम मिलता था 1894 में या इस समय के दौरान जहाँ की ये बात कर रहा है चार्ली।
इसलिए जैसे अगर हम देखें तो चार्ली जो है इतना लेट हो गया था घर जाने में कि इवनिंग तो पूरी निकल ही गई थी, देखा जाए तो रात में घर पहुंच रहा था। तो सारा दिन तो ऑफिस में ही निकल गया, और ये ही दौड़ भाग और इतना ज्यादा जो लाइफ बिजी हो जाती है, जहां आपके पास खुद के लिए समय नहीं होता है, तो अगेन वहां पर आपको सुकून चाहिए। उसी सुकून के बारे में चार्ली इस पैराग्राफ में हमें बता रहा है कि ये सुकून कैसे मिलता है। इतना ज्यादा बिजी आप नहीं होते हो, एक सिंपल साधारण एक काम होता है, वो काम करके आप आ जाते हो, पैसे भी ठीक ठाक कमा रहे होते हो, है ना। पैसे की बात यहाँ लिखी नहीं हुई है, बट स्टिल मैं उस दौर की एक बात बता रही हूँ कि हाँ, आप जितना अर्निंग आपकी होती है उस हिसाब से अपना घर चलाते रहते हो। शाम में जब घर आते हो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, आस पड़ोसियों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, सब लोग गार्डन में या पार्क में जो है इकट्ठे होते हैं, बच्चे एक तरफ खेल रहे होते हैं, पेरेंट्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, कहीं पर कोई लेडी जो है वो हाथ पंखा जो होता है उससे अपने आप को पंखा कर रही है, कभी कोई काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। एक बहुत ही हैपनिंग और लाइवली माहौल होता है, इट्स नॉट केओटिक, है ना। बिल्कुल भी केओटिक नहीं कि सब लोग अपने आप में ही मस्त है, कौन कहाँ क्या कर रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। सब लोग आते चलते, हे हाउ आर यू, कैसे हो, अरे बड़े दिनों बाद दिखे, कैसा चल रहा है, सब लोग आपस में इस तरह से हेल्दी हैप्पी इंटरेक्शन होता है। तो इस पूरे माहौल के बारे में चार्ली यहाँ हमें बताना चाह रहा है। आगे, to be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. और मैं उस जगह पर जाना चाहता था क्योंकि उस जगह पर अगर मैं जाऊंगा तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो अभी भी 20 साल आगे है। मतलब फर्स्ट अगर 1894 में, भाई 1914 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था ना, तो 94 में ये जाएगा तो 20 साल बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर करीब 40 साल के बाद होगी। तो अभी ये जो वॉर्स जो हैं वो अभी तक शुरू नहीं हुई है भाई, अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है कि मैं कम से कम उतना टाइम तो अच्छे से जी सकूं, इसीलिए मुझे उस जगह की 2 टिकट्स चाहिए। अब यहाँ अगेन हम जब भी कोई न्यूज भी सुनते हैं तो उसके अंदर यहाँ पर इसने हमला कर दिया, एक जो पावर की जो एक भूख होती है, डोमिनेशन क्रिएट करने का जो एक नशा होता है लोगों में, हर तरफ वॉर है, हमले हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, राइट। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव माहौल क्रिएट करता है। तो ऐसा कुछ अभी है नहीं, और ऐसे ही समय में चार्ली हमारा जाना चाहता है, ठीक है। The clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That ain't money, mister, he said. And if you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays and different looking. I turned away and got out fast. There is nothing nice about jail, इवन इन 1894। अब होता क्या है, टिकट काउंटर पे जाता है, टिकट काउंटर पे बता देता है कि मुझे यहाँ यहाँ जाना है, और जो आदमी बैठा होता है टिकट काउंटर पे वो भी कैलकुलेट करके बता देता है कि भाई आपकी टिकट का इतना फेयर हुआ, ठीक है, इतने की टिकट्स हैं, और 2 टिकट ले ली इसने। लेकिन जब पैसे देने की बारी आई वहां पर चार्ली फंस जाता है। क्यों? क्योंकि चार्ली के पास जो बिल्स होता है, बिल क्या होता है बेटा, नोट। एक तो होता है अपना बिजली पानी का बिल, है ना, लेकिन ये जो बिल्स की बात यहाँ हो रही है वो है जो नोट होते हैं ना, रुपए, वो नोट की बात हो रही है, उसे भी बिल कहा जाता है। तो यहाँ जब चार्ली वो जितने भी रुपए बताए कि भाई कितना किराया हुआ है, वो किराया वो पैसे जब गिनने लगता है ना, तो ये टिकट काउंटर पे बैठा आदमी ध्यान देता है कि अच्छा ये कौन से नोट दे रहा है, क्योंकि अभी जो है वो ओल्ड स्टाइल करेंसी चलती है, ये 1890s की बात हम कर रहे हैं, तो वहां के जो बिल होगा या वहां के जो नोट होंगे वो चार्ली के टाइम के जो करेंसी है वो वाली सेम करेंसी, सेम नोट तो नहीं चल रहे होंगे ना, सब कुछ चेंज हो चुका होगा, इतने सालों की बात हो गई। तो टिकट काउंटर पे बैठा आदमी क्या बोलता है, ये रुपए नहीं है भाई, मतलब वो कहता है कि ये कोई रुपए थोड़ी है। अब चार्ली के समय पर वही रुपए चलते थे और चार्ली के टाइम चार्ली के पास वही नोट थे, अब वो क्या करता। और उस टाइम पे चार्ली को रियलाइज हुआ कि भाई मैं ये जो टिकट्स हैं वो नहीं खरीद पाऊंगा। लेकिन टिकट काउंटर पे बैठा हुआ आदमी क्या बोलता है, तुम मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो क्या, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, ट्राइंग टू स्किन मी, मेरे को बेवकूफ बनाने की और मेरे को ठगने की कोशिश अगर कर रहे हो, इफ यू आर ट्राइंग टू चीट, ठीक है, तो तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, देख लेना तुम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। और फिर अपनी ड्रॉर की तरफ देखने लग जाता है वो आदमी। ड्रॉर की तरफ क्यों देखने लग जाता है, क्योंकि उस ड्रॉर के अंदर कैश पड़ा हुआ है, तो वो एक हिफाजत के तौर पे उसको देखने लग जाता है कि भाई मैं ये पैसे चोरी नहीं होने दूंगा। तो इसीलिए उस ड्रॉर को देखने लगता है कि हाँ, अगर तुम मेरे को धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे हो और मेरे को ठगने की कोशिश कर रहे हो तो सोच लेना ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। तो चार्ली समझ जाता है। अब चार्ली ये सोचता है कि भाई चाहे 1894 ही क्यों ना हो, लेकिन उस समय पे भी जेल में जाना तो कोई बढ़िया बात तो है नहीं, कि जेल तो 1894 की भी अच्छी नहीं ही होती है। तो सिंस वो जेल नहीं जाना चाह रहा था, वो कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहता जिसके चक्कर में उसे जेल जाना पड़े, तो होता क्या है, एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई सपोज। Next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency. That really worried my psychiatrist friend. होता क्या है कि यहाँ पर
सिंस वो पुलिस वगैरह की बात हो जाती है कि पकड़े जाओगे तुम, और वो डर भी जाता है चार्ली, तो हबड़ तबड़ में उसी वक्त वहां से लौट जाता है, जैसे आया था वैसा का वैसा उस प्लेटफॉर्म से चला जाता है। तो ज्यादा नोटिस नहीं करता। तो अगर आप ध्यान दें तो चार्ली जब यहाँ पर आया भी तब भी वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था कि वो ऐसे टाइम ट्रेवलिंग कर जाएगा और थर्ड लेवल पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था। वो तो हमेशा की तरह यूजुअल जिस तरीके से चलता हुआ आता था वैसे ही आ गया था। तो ना तो उसने आते हुए ज्यादा ध्यान दिया कि मैं कौन से कहाँ किस कॉरिडोर से कैसे क्या आ रहा हूँ, और लौटते समय भी वो क्योंकि हड़बड़ी में अपने आप को बचाने के हिसाब से हड़बड़ी में वहां से निकला, तो वहां से निकलते हुए भी उसने अपनी सराउंडिंग्स पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, राइट। इसीलिए उसको वो पैसे जो पाथ हुए या वो कहाँ किस कौन सा ऐसा उसने टर्न ले लिया था जिसके चक्कर में वो थर्ड लेवल पे पहुंचा, चार्ली को ये पता ही नहीं चल पाया। द वेरी नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड, लंच आवर के दौरान अगले ही दिन वो क्या गया, एक दुकान पे गया, लगभग सारा पैसा उसने अपने अकाउंट से निकलवा लिया। अब चार्ली के पास था उसके बैंक अकाउंट में $300, जिस क्वाइट अ गुड अमाउंट। तो $300 को मतलब सारे के सारे अमाउंट को उसने ओल्ड स्टाइल करेंसी के अंदर एक्सचेंज करवा लिया। ठीक है, ओल्ड स्टाइल करेंसी वो करेंसी जो 1894 के दौरान चलती थी, उस टाइम के हिसाब से उसने उसे चेंज करा लिया। ठीक है, नियरली ऑल वी हैड एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी। ठीक है, ये बात जब इस साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को पता चली, भाई साइकियाट्रिस्ट का सेशन भी तो हुआ, ये साइकियाट्रिस्ट को जब पता चली कि भाई इसने सारे के सारे रुपए निकलवा लिए, अब तो भी घबरा जाता है, परेशान हो जाता है कि अरे यार इसे तो अपना सारा ही पैसा निकलवा के और पुरानी करेंसी में कन्वर्ट करवा लिया है। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs worth 13 cents a dozen in 1894. अब यहाँ क्या होता है कि कॉइन डीलर्स के पास जाओ, बहुत आसानी से किसी भी कॉइन डीलर के पास आप चले जाओ, आपको वो ओल्ड स्टाइल में करेंसी दे देगा। जिस भी ईयर की करेंसी जिस भी कॉइन डीलर के पास आपको मिले आप वहां से वो ले सकते हो। ठीक है, बट यू हैव टू पे प्रीमियम। मतलब ऐसा नहीं होगा कि $300 के वैल्यू की ही करेंसी आपको मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। दैट इज द प्रीमियम हियर, है ना। वरना अगर इक्वल अमाउंट का दे दिया तो बेचारा ये क्या कमाएगा कॉइन डीलर, है ना। तो प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो इसको $300 के बदले में कितनी करेंसी मिली थी ओल्ड स्टाइल की, $200 मिली थी। तो देखा जाए तो $100 कम मिली, बट स्टिल $200 जो है 1894 इस ईयर के हिसाब से बहुत अच्छा अमाउंट है, क्योंकि उस टाइम पे जो एग्स भी कितने मिलते थे, 13 सेंट्स के एग्स मिल जाते थे। कितने, एक दर्जन एग मिल जाते थे। तो सोचो कितना सस्ता उस टाइम पर था 1894 में। तो इसका क्या मानना था चार्ली का कि आसानी से वहां पे बढ़िया तरीके से सर्वाइवल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे मुझे प्रीमियम ही क्यों ना पे करना पड़े, चाहे मुझे अपना बैंक अकाउंट खाली क्यों ना करना पड़े, मैंने $200 जो है वो मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है 1894 में जीने के हिसाब से। ठीक है, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ। अब चार्ली ने लगातार कोशिश करी, इतना ढूंढा उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे कि उसको वो कॉरिडोर मिल जाए जो उसे थर्ड लेवल पर लेकर जाता हो, लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद भी, बार बार वहां जाने के बावजूद भी उसे वो थर्ड लेवल नहीं मिलता है। देन व्हाट हैपेंस, Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore, and after a while I stopped. हुआ क्या कि लुइसा को जब बताया, उसने ये सारी चीजें जब अपने बारे में बताई कि मैं इतना ढूंढ रहा हूँ, मैंने पैसे भी एक्सचेंज करवा लिए, सब कुछ, आई एम ऑल सेट, आई एम ऑल प्रिपेयर्ड, लेकिन मुझे वो थर्ड लेवल मिल ही नहीं रहा है। जब ये बात लुइसा को बताई तो लुइसा थोड़ी घबरा गई, ऑब्वियसली अपने हस्बैंड के लिए थोड़ी चिंतित तो होगी ही ना। तो वो भी थोड़ी सी घबरा गई, परेशान हो गई कि भाई कहीं मेरे हस्बैंड को कुछ हो ना जाए। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब बेचारा चार्ली खुद भी थक हार गया कि मैं इतना ढूंढ रहा हूँ, मुझे थर्ड लेवल मिल ही नहीं रहा है, और लुइसा भी उसे बार बार रोक ही रही थी कि रुक जाओ प्लीज, थर्ड लेवल जैसी कोई जगह है ही नहीं, वहां मत जाओ। तो चार्ली फिर रुक जाता है, लुइसा भी बार बार मना कर रही थी और खुद भी एकदम थक हार जाता है कि मैं इतना ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है, तो फिर बाद में वो छोड़ देता है ढूंढना। व्हाट हैपेंड, आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। अब उसके पास क्या था, एक काम, एक उम्मीद, एक होप। ये जो थर्ड लेवल है ना बेटा, ये इसकी लाइफ में, चार्ली की लाइफ में एक होप की तरह है, एक उम्मीद की तरह, कि शायद एक उम्मीद है कि मुझे मेरी एक ऐसा जीवन जीने की एक उम्मीद है जिसमें शांति और सुकून हो, थोड़ी सी स्टेबिलिटी हो, रिलैक्स हो, और एक होता है ना पॉजिटिविटी हो। ठीक है, किसी तरीके की इनसिक्योरिटी ना हो, यहाँ पर हमला हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ये सारी चीजें ना हो। तो ये थर्ड लेवल उसके लिए ना उस उम्मीद की तरह था, उस एक आखिरी मौके की तरह था। तो वो उस उम्मीद में वहां जाता था, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट उसमें होती थी कि क्या पता शायद आज मिल जाए। रिमेंबर लॉस्ट स्प्रिंग का वो जो रैग पिकिंग वाला सेक्शन हमने पढ़ा था, जहां पे जो एक क्यूरियोसिटी होती थी साहिब आलम की या बाकी रैग पिकर्स की कि लेट्स सी व्हाट दे विल फाउंड टुडे इन दैट गार्बेज, है ना, आज क्या मिलता है। तो उसी तरीके की क्यूरियोसिटी चार्ली के अंदर भी होने लगी कि लेट्स सी आज मुझे वो मिलता है या नहीं मिलता, मुझे ढूंढना ही है। लेकिन फाइनली जब वो थक हार गया, नहीं मिल रहा था ना,
तो फिर उसने क्या किया, वापस अपने स्टेम्स के पास जाने लगा। अब बेटा यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ। कई बार क्या होता है, ये कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि भाई चार्ली जो है ही वाज लुकिंग फॉर एन एस्केप, इसलिए वो इस स्टेम कलेक्शन के पास जाता था। जैसे हम पुराने एल्बम्स में अपनी पुरानी फोटोग्राफ्स देखकर है ना एक नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, ठीक है, वापस उन्हीं मोमेंट्स को वापस जीने लग जाते हैं उन फोटोग्राफ्स को देखकर। तो स्टेम कलेक्शन भी चार्ली के लिए एक ऐसे रिफ्यूज की तरह था जहां उसे थोड़ा सुकून मिलता था, उसे अच्छा फील होता था, है ना। लेकिन ये स्टेम कलेक्शन जो है वो चार्ली का बनाया हुआ स्टेम कलेक्शन नहीं, वो उसके ग्रैंडफादर का बनाया हुआ स्टेम कलेक्शन है। तो क्या ग्रैंडफादर ने भी ये स्टेम कलेक्शन इसीलिए बनाया था बिकॉज ही वाज लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ एस्केप? और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ही वाज आल्सो स्टेम कलेक्टर, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले ही। तो वाज ही आल्सो लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ एस्केप कि भाई कोई एस्केप ढूंढ रहे हैं इसलिए उन्होंने स्टेम कलेक्शन किया? तो ऐसा नहीं है बेटा। अगर दो एक्टिविटीज या दो हॉबीज सेम हैं लेकिन उनके पीछे की इंटेंशंस भी सेम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नाउ ये जो ग्रैंडफादर की बात हम कर रहे हैं या फॉर्मर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट या किसी और की बात हम कर रहे हैं जिसे अगर स्टेम कलेक्शन है, तो जरूरी नहीं कि वो रिफ्यूज ही ढूंढ रहे हो। ये एक सिर्फ एक शौक होता है, खुद की इच्छा जिसे आप परस्यू कर रहे हो और परस्यू कर पा रहे हो, है ना। चार्ली के केस के अंदर जो इंटेंशन है वो सिर्फ शौक की वजह से नहीं है, वो इस उम्मीद की वजह से कि मात्र ऐसी चीज है जहां मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है, थोड़ा सा ठहराव मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है। तो आपके जो इंटेंशंस होते हैं ना सेम हॉबी को परस्यू करने के, वो इंटेंशंस और वो रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। तो इन केस ऑफ ग्रैंडफादर द रीजन वाज नॉट दैट ही वाज लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ एस्केप। इनफैक्ट शायद उन्होंने सिर्फ शौक की वजह से कि स्टैम्प होता है ना एक कि यार अलग अलग तरीके के स्टैम्प आ रहे हैं, चलो कलेक्शन करते हैं उस चीज का। मैंने आपको बताया भी बहुत अलग अलग तरीके के कलेक्टर्स होते हैं, तो वो अलग अलग चीजों को कलेक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो चार्ली के ग्रैंडफादर है उन्हें बहुत शौक शायद रहा होगा, उन्होंने एस्केपिज्म की वजह से ये कलेक्शन शुरू नहीं किया। बट चार्ली जो है ही वॉज लुकिंग फॉर दैट एस्केप, मतलब उसके लिए वो थोड़ा सा दिमागी शांति बहुत जरूरी है जो उनको इस स्टेम कलेक्शन के पास आके मिलती है। ये इसका सिर्फ शौक या सिर्फ हॉबी नहीं है, इसका एक रिफ्यूज है। कैसा रिफ्यूज? टेम्पररी रिफ्यूज, राइट। चलिए अब यहाँ पर क्या होता है, आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, स्टैम्प्स पर वापस अपना देखने लग गया जो भी है। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। अब वो अपना थर्ड लेवल जो है ढूंढना छोड़ चुका था, अपने स्टेम पर वापस आ गया था, उन पे काम करने लगा था। बट देन व्हाट हैपेंड, इनके हाथ एक ऐसा सबूत लगा जिसके चक्कर में सिर्फ चार्ली ही नहीं, चार्ली की वाइफ लुइसा भी, दोनों के दोनों हर वीकेंड जो है इस थर्ड लेवल को ढूंढने निकल जाते थे, क्योंकि दोनों को अब ऐसा सबूत एक हाथ में लग चुका था जिससे इन्हें दोनों को यकीन हो गया था कि हाँ भाई थर्ड लेवल जो है वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है या कोई वेकिंग ड्रीम विश नहीं है, ये एक सच्चाई है, थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। और वो कैसे? My friend Sam Weiner disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place and that's where he is. All right, in 1894. Now होता क्या है, इसको ना my friend Sam Weiner disappeared, होता क्या है कि इसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है सेम वेनर, ठीक है। और सैम वेनर जो है वो शहरी लड़का है एक, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, कहाँ गया कोई नहीं जानता, किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। और मैं अपने इस फ्रेंड को सैम को जो है गेल्सबर्ग के बारे में बहुत बताता हूँ। तो गेल्सबर्ग कोई ऐसा शहर नहीं, इट्स अ कंट्री साइड एरिया, ठीक है। तो और जो चार्ली का बचपन है वो इसी जगह पर बीता हुआ है, इसीलिए वो ज्यादा अच्छे से फेमिलियर है इस जगह से। तो जब भी सैम को चार्ली अपने बचपन के बारे में, इस जगह के गेल्सबर्ग के बारे में जब बताया करता था और अपनी बचपन की स्टोरीज बताता ही होगा, जैसे इसमें लिखा है कि ये करते थे, वहां स्कूल जाते थे, फिर इतना एंजॉय करते थे, तो जब ये स्टोरीज वो सैम को बताता था तो सैम को सुनने में वो जगह बहुत अच्छी लगती थी कि अरे वाह कितनी अच्छी और कितनी प्यारी और सुकून भरी जगह है। हमें भी जब ऐसी स्टोरीज और ऐसी बातें सुनने को मिलती है ना बेटा, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे अक्सर लोग जब बहुत बिजी होते हैं ना तो घूमने कहीं निकल जाते हैं, पहाड़ों में निकल जाते हैं, और जब हम चाहे वो वीडियोस देख रहे हो या उन लोगों की किस्से सुना रहे हो, वो इतना खूबसूरत पहाड़ था, एकदम सफेद बर्फ जो है सफेद चादर की तरह बिछी हुई थी, इतना रिलैक्सिंग माहौल था, राइट। इस तरीके की स्टोरीज जब बताते हैं तो हम भी ना फील कर पाते हैं कि सच में ऐसी जगह जाना कितना अच्छा लगे, है ना। तो ऐसा सैम जो है वो इस तरीके से फील करता था, उसे बहुत अच्छा लगता था कि शायद ये जगह वाकई में बहुत अच्छी होगी। और सैम जो है अभी वहीं पर है, 1894 के टाइम में वो पहुंच गया है। यानी यहां इसके पास क्या सबूत लगा है, इसके पास चार्ली के पास एक ऐसा सबूत लगा है जिससे उसको ये पता चल गया है कि जो सैम है वो गायब हो गए, मतलब कहीं किडनैप नहीं हुआ है, वो कहां चला गया है, वो भी टाइम ट्रेवल करके 1894 के समय में पहुंच गया है। और किस जगह पे पहुंच गया है? गेल्सबर्ग, इलिनॉय।
वहां पहुंच चुका है। अब ऐसा क्या सबूत चार्ली के हाथ लगा है कि ये उसका सैम, कि उसको पता है कि सैम जो है वो टाइम ट्रेवल कर चुका है? ये कैसे पता चलता है चार्ली को? देखते हैं। Because one night, fuzzing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? स्टैम्प कलेक्शन में बहुत फर्स्ट डे कवर्स भी मिलते हैं ना, तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है वो बता रहा है। When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale। यानी जब भी कोई नया स्टैम्प इशू होता है ना, नया स्टैम्प जारी होता है, तो वो स्टैम्प खरीद के कुछ एनवेलप्स खरीद लेते हैं और उस एनवेलप के ऊपर वो स्टैम्प लगा के, जैसे मैं अगर मैंने एक स्टैम्प अभी अभी जारी हुई है, मतलब आज ही जारी हुई है, और वो स्टैम्प जो है मैंने खाली एनवेलप पे चिपकाई और वो एनवेलप मैंने अपने आप को ही पोस्ट कर लिया। तो मेरे पास एक पोस्टेड एनवेलप ही आया, मैंने ही पोस्ट किया उसको, लेकिन पोस्टेड एनवेलप आया और अब मेरे पास वो फर्स्ट कवर के तौर पर है और मैं उसे अपने कलेक्शन का हिस्सा बना सकती हूँ, ठीक है। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट। अब क्यों मैं उसको अपने आप को पोस्ट करती हूँ भाई? मैं उसको पेस्ट करके, उस स्टैम्प को पेस्ट करके उस एनवेलप को एज इट इज अपने पास रख सकती हूँ ना, लेकिन मैं उसे पोस्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि उस पर जो पोस्टमैन होता है, जो पोस्ट मास्टर वहां होता है, वो जो अपनी सील लगाता है, स्टैंप लगाता है, तो वो सारी प्रोसेस होती है, तो एकदम ऑथेंटिक एनवेलप होता है फिर, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इट्स अ फर्स्ट डे कवर, राइट। इसलिए मैं इतने काम करने होते हैं कि अपने आप को पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट। उस ये जो मार्क होता है या स्टैंप जो होता है उसमें डेट भी लिखी होती है। The envelope is called a first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. अब सिंस मैंने अपने आप को ही पोस्ट करा है जैसे, तो ये जो ग्रैंडफादर है, चार्ली के ग्रैंडफादर, उनके पास भी ऐसे बहुत सारे फर्स्ट डे कवर्स थे। और ये फर्स्ट डे कवर्स जो होते हैं ना, ये जो एनवेलप्स होते हैं, इन एनवेलप्स को कभी भी खोला नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि भाई मुझे पता है ना उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ ब्लैंक पेपर एक रख देते हैं, उस पेपर पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो एक एनवेलप लिया, उस पर एक कोरा कागज रख दिया, एकदम ब्लैंक पेपर, उसको सील बंद किया और उसपे पोस्ट लगाई और उसको पोस्ट कर दिया और खुद ही के एड्रेस पे वो पोस्ट कर दिया, फिर मुझे मिल जाए, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट डे कवर। अब यहाँ पर चार्ली एक दिन क्या कर रहा होता है, इन सभी कलेक्शन को, ये जो पूरे स्टैम्प्स वगैरह जो हैं, इनको वापस देख रहा होता है, टटोल रहा होता है एक दिन, ठीक है। एंड दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। अब चार्ली इतने सालों से इन स्टैम्प्स को देखता हुआ आ रहा है, फर्स्ट डे कवर्स को देखता आ रहा है, उसको तो सारे अच्छे से पता होंगे ही ना कि कौन से कितने क्या है। तो उसको एक नया एनवेलप दिखाई देता है, एक नया फर्स्ट डे कवर दिखाई देता है, एंड ही वाज श्योर कि ये स्टैम्प, ये वाला जो फर्स्ट डे कवर है, आज से पहले इस कलेक्शन में कभी था ही नहीं, ये तो एक नया ही लिफाफा है, ये कहां से आया? बट देयर इट वाज, लेकिन वो वहां था। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माय ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। यानी ये फर्स्ट डे कवर जो है वो मेरे दादाजी ने खुद ने अपने आप को पोस्ट नहीं किया था, ये किसी और व्यक्ति, किसी दूसरे इंसान ने मेरे दादाजी को पोस्ट करके भेजा हुआ है। ये एक ऐसा फर्स्ट डे कवर है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, मैंने क्या बताया, हम अपने आप को ही पोस्ट कर लेते हैं, लेकिन ये वाला फर्स्ट डे कवर दादाजी ने अपने आप को ही पोस्ट नहीं किया हुआ है, ये किसी और इंसान ने पोस्ट किया हुआ है। और ये कोई और इंसान कौन होगा? करेक्ट, सेम वेनर ओनली। कि 1894 में सेम वेनर नाम के इस आदमी ने मेरे दादाजी को ये लेटर, ये फर्स्ट डे कवर जो है पोस्ट किया। अब सिंस किसी और ने पोस्ट किया है तो मुझे ये लिफाफा खोलना ही पड़ेगा, मुझे देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ जरूर होगा। तो ये लिफाफा खोलता है और क्या होता है, That's what the address on the envelope said, and it had been there since July 18, 1894। मतलब जुलाई 18। अब अगर आप ध्यान दें तो हमारा चार्ली जब उस थर्ड लेवल पे पहुंच गया था, तो उस दिन कौन सी डेट थी? जून 11, ठीक है, जून 11, 1894। ये लगभग 1 से सवा महीने बाद की बात है। तो 2-3 हफ्ते तो चार्ली ने वहां पर थर्ड लेवल ढूंढने की कोशिश करी, 2 हफ्ते मतलब काफी दिनों तक ढूंढने की कोशिश की, और यहाँ पर अभी इसको जो ये लेटर मिला है, तो इसका मतलब 1 सवा महीना, यानी एकदम सीक्वेंस में ही चल रहे हैं। तो 1 सवा महीने के अंदर अंदर 1894 के अंदर ये सैम वेनर जो है वो वहां पहुंच चुका है। पता नहीं बार बार सेम क्यों निकल रहा है, इट्स सैम, है ना। चलिए, The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. The stamp was a 6 cent, dull brown, with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there. Still, I took it out and opened it. अब यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर को तो ये भेज दिया। अब सिंस ये फर्स्ट डे कवर है तो किसी ने ओपन नहीं किया। ग्रैंडफादर को भी जब मिली होगी 1894 में, आप बस इतना इमेजिन कीजिए, कई बार बच्चे यहीं पर आके कंफ्यूज होते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि अभी 1894 ही चल रहा है और मैं ग्रैंड डैड हूँ, मैं ग्रैंडफादर हूँ चार्ली का, ठीक है, और मुझे एक फर्स्ट डे कवर मिला है, ठीक है, और वो फर्स्ट डे कवर मुझे किसी और ने भेजा है। यूजुअली तो हम अपने आप को ही पोस्ट करते हैं फर्स्ट डे कवर, लेकिन मुझे किसी और ने भेजा है। लेकिन सिंस ये फर्स्ट डे कवर है, इसीलिए इस एनवेलप को ओपन नहीं करना है मुझे। तो मैंने, यानी चार्ली के ग्रैंडडैड ने इस फर्स्ट डे कवर को ओपन नहीं किया, उसे अपनी कलेक्शन का हिस्सा बना दिया, ठीक है। अब ये
चार्ली के पास जब आया, अब चार्ली के पास जो पूरा कलेक्शन है उसके अंदर ये स्टैम्प आ गया, ये फर्स्ट डे कवर आ गया। अब चार्ली को यकीन है कि मैंने जितने भी अभी तक फर्स्ट डे कवर्स देखे थे मेरे ग्रैंड डैड के कलेक्शन में, ये कभी भी ये वाला इस डेट का जो कवर है वो कभी नहीं था, क्योंकि मैंने इतनी बार देखा है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि नहीं था भाई इस तरीके का कोई भी कवर, ये कहाँ से आया। और ये जो डेट की है वो 2-4 दिन पुरानी नहीं है कि किसी ने अभी अभी फर्स्ट डे कवर कोई भेज दिया हो, अभी अभी भेज दिया होता तो ठीक है। ये मेरे ग्रैंड डैड के कलेक्शन का, मतलब 1894 का इतने साल पुराना ये एक फर्स्ट डे कवर है, ये कहां से कैसे इसमें ऐड हो गया, अपने आप तो आ नहीं सकता, तो क्या हुआ। इसलिए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही हैड टू ओपन द फर्स्ट डे कवर कि नहीं कोई बात तो, कोई चक्कर तो है ही। और जैसे ही इसने ओपन किया और पढ़ा तो क्या लेटर था, दिस वॉज द लेटर, द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक। फर्स्ट डे कवर के जो पेपर्स होते हैं वो ब्लैंक होते हैं, ये पेपर ब्लैंक नहीं था। तो चार्ली का जो शक था कि ये तो नया फर्स्ट डे कवर है, भाई दादाजी के टाइम पे पहले तो ये था ही नहीं, अभी कैसे हो गया ये। तो बोले कोई जादू तो हुआ है, तो वो जादू जानने के लिए उसने वो एनवेलप ओपन किया और वो लेटर ब्लैंक नहीं था। और देखिए उस पे क्या लिखा हुआ था, 941 विलियर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। जब तुमने मुझे पहली बार, ये सैम वेना ने लिखी है ये बात, क्या कि जब तुमने मुझे पहली बार थर्ड लेवल के बारे में बताया तो मैंने विश करा, मैंने प्रे किया कि तुम्हारी बात सच हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और फिर मुझे भरोसा हो गया, पहले तो मैं सिर्फ उम्मीद कर रहा था लेकिन फिर मुझे यकीन हो गया दैट यू वर राइट, थर्ड लेवल है। और कैसे भरोसा हुआ, एंड चार्ली इट्स ट्रू, ये सच है, थर्ड लेवल कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, तुम्हारे दिमाग की उपज नहीं है, थर्ड लेवल सच में एग्जिस्ट करता है। I found the third level. I have been here 2 weeks and right now down the street at the Delhi's someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing, seeing Nelly home. क्या बता रहा है, वहां का माहौल डिस्क्राइब कर रहा है कि सच में थर्ड लेवल जो है एग्जिस्ट करता है। और वहां से ही मैं यहाँ पर आ गया हूँ गेल्सबर्ग इलिनॉइस में, और यहाँ का माहौल क्या है, और मुझे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए, 2 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं मुझे यहाँ आए हुए। तो 18 तारीख को उसने भेजा है, तो 3-4 तारीख को शायद ये वहां पर पहुंच गया होगा। यानी जैसे ही सैम वेनो को पता चला कि हाँ थर्ड लेवल पर होकर आया चार्ली, और चार्ली कब गया था, 11 जून को, तो उसके बाद उसे ढूंढना शुरू किया, और जैसे ही उसे मिला वो गेल्सबर्ग थर्ड लेवल उसने ढूंढा किसी तरह, उसे मिला किसको, सैम को, और थर्ड लेवल पे जाके वो गेल्सबर्ग में पहुंच गया है, और यहाँ रहते उसे 2 हफ्ते हो गए हैं। और अब गेल्सबर्ग से उसने चार्ली को ये लेटर लिखा। तो चार्ली तक लेटर पहुंचाने का क्या तरीका है, चार्ली तक लेटर डायरेक्ट तो लिख नहीं सकता है वो चार्ली को, ग्रैंडफादर के कलेक्शन के थ्रू ही चार्ली तक अपनी बात पहुंचा सकता है ये सैम। तो इसलिए उसने ग्रैंडफादर को, जो सैम है, सैम ने चार्ली के ग्रैंडफादर को ये लेटर लिखा। और पता था यहाँ सैम को कि ग्रैंडफादर का जो कलेक्शन है वो चार्ली अभी हैंडल किए हुए है, तो ये लेटर चार्ली को मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्या होता है देखिए, पूरा क्या माहौल बता रहा है यहाँ पर कि डेलीज डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज प्लेइंग, कोई पियानो यहाँ बजा रहा है, कोई बहुत ही बढ़िया बढ़िया गाना यहाँ पर गा रहे हैं, सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमिनेट। अब सोचिए सिर्फ 2 हफ्ते यहाँ इसको आए हुए हैं, लेकिन फिर भी इसको किसी ने अपने घर पे इनवाइट किया है लेमिनेट पर। तो पहले यही होता था, आप एक दूसरे पे भरोसा करते थे, कोई नया इंसान मोहल्ले में आता था तो उसे कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करते थे कि हाँ आप इसी सोसाइटी का अब एक हिस्सा हो, आप नए यहाँ आए हो, तो उससे मिलना जुलना जरूर किया जाता था कि भाई हाँ आप कौन हो, कहाँ काम करते हो। आज के टाइम पे तो मतलब आपको पता ही नहीं होता कि आपके बगल में भी कौन रह रहा है, तो पूरे मोहल्ले के तो जाने ही दो। तो सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और देखो इसको इन्विटेशंस भी आने लग गए। इसके बाद कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। और क्या कहता है कि ढूंढते रहो, लगातार ढूंढते रहो थर्ड लेवल को, क्योंकि थर्ड लेवल है, और दोनों के दोनों मियाँ बीवी इस थर्ड लेवल को ढूंढते रहो, बिकॉज ट्रस्ट मी इट्स वर्थ लिविंग हियर, मतलब यहाँ पर जीना वाकई में ये जीने लायक जगह है, तो ढूंढते रहो जब तक मिल ना जाए। राइट, अब ये लेटर जब पढ़ा चार्ली ने, तो इसने ये लेटर लुइसा को भी दिखाया, और इसीलिए लुइसा और चार्ली दोनों के दोनों जो है वीकेंड्स पे सिर्फ थर्ड लेवल को ढूंढने का काम करते हैं, और चले निकल पड़ते हैं कि थर्ड लेवल किसी तरह वो कॉरिडोर मिल जाए जिससे थर्ड लेवल आ जाता है। ठीक है, फुल प्रिपेयर्ड होकर जाते हैं ना। द नोट इज साइंड सैम, वहां लिखा हुआ था सैम। At the stamp and coin store I go to, I found that Sam bought $800 worth of old style currency that ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business. He always said that's what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business. Now, what happens? जैसे ही सैम का ये लेटर जो है चार्ली पढ़ लेता है, होता ये है कि जिस कॉइन डीलर से
खुद चार्ली ने अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाई थी। उसी डीलर के पास ये जाता है, चार्ली जाता है, और उस डीलर से चार्ली को पता चलता है कि सैम ने करीब $800 की, $800 की करेंसी जो है वो ली है उससे। ठीक है, सैम बॉट मतलब खरीदी है उसने, एक्सचेंज ही बेसिकली, कि उससे खरीद ली या एक्सचेंज कर ली कि भाई $800 की चाहिए। मतलब जितना भी पैसा सैम के पास था ना, वो पूरे पैसों की उसने वो ओल्ड स्टाइल करेंसी ले ली, और वो करेंसी लेके वो कहाँ चला गया, 1894 में टाइम ट्रेवल कर गया, वो तो गेल्सबर्ग चला गया। और ये पैसा, ये तो बहुत बहुत पैसा है कि गेल्सबर्ग में आराम से अपना आप लाइफ सेटल कर सकते हो बढ़िया तरीके से, क्योंकि वहां पर उतना खर्चा, उतनी महंगाई नहीं है, तो आराम से जी सकते हो। उसके अलावा सैम का हमेशा जो सपना रहा है ना, वो जो शांति और सुकून की लाइफ तो चाहिए ही थी, उसका जो सपना रहा है वो है कि खेती बाड़ी या हे बिजनेस जो होता है ना, वो बिजनेस वो हमेशा से करना चाहता था कि भाई मैं खेती बाड़ी अपनी करूं, सच में बहुत सुकून मिलता है। तो वो बिजनेस भी यहाँ पर चार्ली सोचता है कि भाई इतना रुपया है, आराम से गेल्सबर्ग में सेटल भी हो जाएगा सैम, और उसके जो पसंद का बिजनेस था ना, जो बिजनेस वो हमेशा से करना चाहता था, इतने रुपए में तो वो बिजनेस भी वो आराम से स्टैब्लिश कर लेगा, बढ़िया तरीके से वो काम करने लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सैम अभी मेरे साथ जब था, इस समय में था, करंट टाइम में जब था, तो जिस बिजनेस में था वो सेम बिजनेस तो वो 1894 के इलिनॉइस के अंदर कंटिन्यू कर भी नहीं सकता है। वहां पर तो वो स्टैब्लिश करना तो बहुत दूर की बात है, स्टार्ट भी नहीं कर पाएगा। भाई ऐसा क्या बिजनेस करता था सैम वेना कि 1894 के समय में वो नहीं हो सकता? देखिए, नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस 1894, इसका मतलब है कि सैम एक्चुअल में जो काम करता था, जो बिजनेस करता था, वो सेम काम जो है, वो काम वो 1894 के गेल्सबर्ग में नहीं कर सकता। तो ऐसा क्या काम था? हिज ओल्ड बिजनेस, व्हाई सैम वाज माय साइकियाट्रिस्ट। ये एक सेंटेंस जो है, जो कि चैप्टर का आखिरी सेंटेंस है, वो सेंटेंस सारे के सारे सीक्रेट को, सारी की सारी मिस्ट्री को सुलझा देता है कि बेसिकली जो चार्ली का साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड होता है, जिसको चार्ली ने अपनी सारी बात बताई होती है, थर्ड लेवल की सारी चीजें डिस्कस की होती हैं, वो सेम ही साइकियाट्रिस्ट, उसी का नाम सैम है। और सैम जो है वही टाइम ट्रेवल कर जाता है। वो सैम, वो साइकियाट्रिस्ट जिसने चार्ली को बताया था कि थर्ड लेवल जैसी कोई जगह नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का ख्याल है, क्योंकि तुम अंदर से नाखुश हो। और अंदर से नाखुश इसलिए हो क्योंकि आज का जिस तरीके का समय है, जिस तरीके की इनसिक्योरिटीज है, एंजाइटीज है, हर वक्त एक डर सा लगा रहता है कि पता नहीं अब क्या हो जाए, कहीं इकोनॉमी गिर ना जाए, कहीं रिसेशन ना आ जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मतलब जो सुख शांति पहले के समय में हुआ करता था, वो सुख शांति आज के समय में नहीं है चार्ली, इसलिए तुम इतना परेशान हो। और सिंस यू आर लुकिंग फॉर एन एस्केप, सो दैट्स व्हाई यू क्रिएटेड द इमेज ऑफ दिस थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन योर माइंड। ठीक है, ये ज्ञान कौन देता है, ये एडवाइस कौन, ये बात कौन बोलता है? खुद ये सैम बोलता है, जो साइकियाट्रिस्ट है। बट दिस साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ही हिमसेल्फ वाज लुकिंग फॉर एन एस्केप। क्यों? क्योंकि इस माहौल से, भले वो साइकियाट्रिस्ट है लेकिन है तो इंसान ही, वो भी परेशान हो सकता है। भले एक समस्या को एक साइकियाट्रिस्ट बेहतर तरीके से समझ जाता है, लेकिन समझने का मतलब ये नहीं होता है ना कि हाँ मुझे ये समस्या समझ में आ गई है तो अब मुझे इस समस्या से परेशानी नहीं होगी। ऐसा तो नहीं होता ना, तकलीफ तो उतनी ही होती है। ऐसा थोड़ी कि डॉक्टर्स बीमार नहीं पड़ सकते, डॉक्टर्स भी बीमार पड़ते हैं। तो द आइडिया हियर इज कि साइकियाट्रिस्ट होना देखा जाए तो ये एक रिस्पेक्टेबल और एक रेपुटेबल प्रोफेशन है, जो समाज में बहुत ही, आप जो अगर आप डॉक्टर हो या इस तरीके के किसी प्रोफेशन में हो तो आपको बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता है, बहुत ही सम्मानित जॉब है ये। उसके बावजूद जो है सैम, ही हिमसेल्फ वाज नॉट दैट हैप्पी। चार्ली तो चलो कॉर्पोरेट जॉब में था, और कॉर्पोरेट में जैसे बहुत सारा काम करना होता है तो आप थक जाते हो, लेकिन जो साइकियाट्रिस्ट है, ही हिमसेल्फ वाज नॉट हैप्पी एट ऑल। क्यों? क्योंकि अगेन जो नेगेटिविटी से सराउंडेड है आज का समय, उसी वजह से, उसी नेगेटिविटी की वजह से जो सैम है, ये जो साइकियाट्रिस्ट है, वो भी एक सुकून भरी लाइफ जीना चाहता था। और यही सुकून 1894 के दौरान गेल्सबर्ग इलिनॉइस के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसीलिए वहां पर लोगों में एंजाइटी इश्यूज, इनसिक्योरिटीज नहीं होती। और सिंस उन्हें इन सारी समस्याओं से जूझना नहीं होता, तो इन लोगों को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत भी नहीं है। और सिंस इन लोगों को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं है, इसीलिए सैम का जो ओल्ड बिजनेस है वो 1894 के गेल्सबर्ग इलिनॉइस के अंदर नहीं चल सकता है। राइट, आई होप आपको यहाँ पर ये जो पूरा, जो ये मिस्ट्री है, ये जो उलझन सी लास्ट में हो जाती है कि कहाँ से वो लेटर आ गया, किसने लिखा, कैसे क्या हुआ, ये सारी गुत्थी अच्छे से आपको क्लियर हो चुकी है कि बेसिकली सैम वेनर और जो साइकियाट्रिस्ट है वो दोनों एक ही इंसान है, अलग अलग नहीं है। और सिंस, अच्छा वो पहुंच कैसे पाता है? बेसिकली चार्ली ने जब अपनी पूरी स्टोरी इस साइकियाट्रिस्ट को बताई, हु इज सैम,
चार्ली जब थर्ड लेवल पे पहुंचा था, ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, वो तैयार नहीं था कि वो पास्ट में चला जाएगा, वो टाइम ट्रेवल कर जाएगा, ठीक है। तो उसके पास ना तो कपड़े थे कुछ, ठीक है, कपड़े वगैरह तो चलो नहीं भी हो, दूसरे खरीद लिए जाते हैं, लेकिन पैसे वगैरह जो है वो भी उसके पास नहीं थे, ठीक है। लुइसा भी उसके साथ नहीं थी, क्योंकि वो लुइसा को लेकर ही वहां जाना चाहता था, अपनी वाइफ को। तो ही वॉजंट प्रिपेयर्ड, वो तो बस बाय चांस वहां पर पहुंच गया, समहाउ ही रीच्ड दैट प्लेस, है ना। लेकिन जब सैम को, यानी साइकियाट्रिस्ट को, जब वो पूरी स्टोरी बता चुका है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, तो जब सैम वो थर्ड लेवल ढूंढने के लिए निकलता होगा, तो वो तो पूरी तैयारी के साथ ढूंढने के लिए निकलता होगा कि जिस दिन मिलेगा मैं तो उसी दिन निकल लूंगा। तो इसलिए पहले से अपनी तैयारी कर रखी होगी कि भाई मैं अपनी करेंसी भी एक्सचेंज करवा लेता हूँ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि पहले मैं थर्ड लेवल को ढूंढूं, उसके बाद आऊं, फिर करेंसी एक्सचेंज करवाऊं और फिर वहां वापस जाऊं। यू नेवर नो, दोबारा मिले नहीं मिले क्या हो, ठीक है, ये चांस नहीं लिया जा सकता है। तो इसीलिए वो पूरी तरीके से तैयार था, लेकिन चार्ली वॉजंट प्रिपेयर्ड। लेकिन इस बार जब चार्ली थर्ड लेवल ढूंढने जाता होगा, तो डेफिनेटली वो तैयारी के साथ ही जाता होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये यहाँ पर हुआ, और सैम ने वो लेटर लिखा किसे था, डायरेक्ट चार्ली को नहीं लिखा था। चार्ली तक वो लेटर पहुंचाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या था कि फर्स्ट डे कवर जो है वो ग्रैंडफादर को सेंड कर दिया जाए। और फर्स्ट डे कवर ही क्यों, कोई लेटर या रेगुलर पोस्ट के थ्रू क्यों नहीं भेजा उसने वो लेटर, क्योंकि अगर रेगुलर पोस्ट भेजता या यूं कुछ भेजता ना, तो ऑफकोर्स ग्रैंड डैड जो है वो उस लिफाफे को, एनवेलप को ओपन करके और वो लेटर उसी वक्त पढ़ लेते। तो इसीलिए वो कलेक्शन का हिस्सा नहीं बन पाता। भाई रेगुलर लेटर्स जो होते हैं वो कलेक्शन का हिस्सा नहीं बनते, नायाब चीजें या यूनिक चीजें जो होती हैं, या फिर फर्स्ट डे होता है ना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही हो सकता है, सेकंड डे नहीं हो सकता है वो शो, ठीक है। तो वो रेगुलर लेटर्स कलेक्शन का हिस्सा नहीं बन पाते, इसीलिए जानबूझकर जो सैम है उसने फर्स्ट डे कवर जो है वही चुना, कि ताकि ग्रैंडडैड उस लेटर को कभी ना खोले, और इसीलिए वो उनके कलेक्शन का हिस्सा बन गया। और अभी जब यहाँ पर ये इस ग्रैंडडैड के कलेक्शन को जब देख रहा है, तभी उसको समझ में आया कि ये तो कोई नया एनवेलप है। भाई मैं इतने सालों से देखता आया हूँ, मैं सारे एनवेलप्स को पहचानता हूँ, हर स्टैम्प को समझता हूँ, होता है ना आपके दिमाग में चीजें सेटल रहती हैं। तो ये है पूरा। आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया है। स्टिल अगर कहीं कोई भी डाउट, अभी भी कोई गुत्थी, कोई उलझन दिमाग में रह गई हो, आप बिल्कुल उसे मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बेटा कि जितना इजी, जितना सरलता से हो सके मैं आपको इसे समझा सकूं, राइट। और मैंने पूरी कोशिश की है। स्टिल अगर डाउट रह गया हो, बिल्कुल हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, अपने डाउट्स पूछिए। आपको पता है मैं आपका कमेंट्स का, चाहे डाउट से क्यों ना हो, आई ऑलवेज वेट, राइट। तो जरूर डाउट अपना पूछ लीजिएगा अगर कोई हो तो। इसके अलावा ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है। ये चैप्टर आपको कैसा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, ये सब मुझे जरूर से जरूर बताइएगा बेटा। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना इसे शेयर कीजिएगा बेटा। और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे किसी भी कीमत पर, क्योंकि वहीं पर आपको सभी नोट्स और पीडीएफ में प्रोवाइड करवाती हूँ। और जो भी सीबीएसई से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, जो भी नया अपडेट आया है, वो भी मैं वहां पर शेयर करती रहती हूँ, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। अब यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।